हम लोग कल क्या पढ़े थे? पार्ट वन में पढ़े थे कि भाई अम्ल किसे कहते हैं, भस्म क्या है। अम्ल और भस्म के हमने गुण को देखा था। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं सुनिएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है अम्ल तथा भस्म की शक्ति। यानी आपने पीछे पढ़ा कि अम्ल किसे कहते हैं और भस्म किसे कहते हैं, इतना तो आप जान गए। लेकिन हमें उसके जलीय विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं ये जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वह कितना ज्यादा अम्लीय है, कितना ज्यादा क्षारीय है। अगर इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं, ऐसे समझिए, कभी आप गए होंगे भोज खाने के लिए गांव में, है ना? तो जब गए होंगे तो गौर किए होंगे कि आपको एक खाद्य पदार्थ दिया जाता है जिसका नाम होता है दही। जब खाते हैं ना तो कभी कभी आप कहते होंगे कि बहुत खट्टा है, ये बहुत खट्टा है। वही खाद्य पदार्थ कभी ऐसा भी खाए होंगे जिसमें ज्यादा खट्टापन नहीं होता है। इसका मतलब वही दही कभी ज्यादा खट्टा है और कभी कम खट्टा है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्या उसमें उत्पन्न हो जाता है? ऐसा क्या गुण है जिसके कारण वह ज्यादा खट्टा है? तो इसी चीज को हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे कि कोई ज्यादा खट्टा, कोई कम खट्टा। भाई क्यों? जब दोनों अम्ल हैं तो ऐसा क्यों? चलिए, तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन का कम या ज्यादा होना, हाइड्रोजन आयन का कम या ज्यादा होना उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है कि वह कितना अम्लीय है और कितना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परबल अम्ल। क्या पढ़ेंगे? परबल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, परबल का मतलब होता है ज्यादा। परबल का मतलब ज्यादा यानी ताकतवर। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, इसे परबल अम्ल कहलाते हैं। माने वैसे अम्ल जो जल में घुलेंगे और घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग परबल अम्ल। जैसे में उदाहरण HCl एक परबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना सबसे ज्यादा पावरफुल, जितने अम्ल है ना उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा हमारा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब क्या है? सबसे ज्यादा अम्लीय है यानी पावरफुल है। कोई दिक्कत? आप पढ़ रहे थे परबल अम्ल किसे कहते हैं। अब दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। दुर्बल का मतलब कमजोर, यानी वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि पूर्ण रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन दुर्बल में जल में घुलकर केवल आंशिक रूप से जो है वो घुलते हैं, पूरा नहीं घुल पाते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग दुर्बल। यूं समझिए, प्रबल का मतलब हुआ ज्यादा और दुर्बल का मतलब हुआ कम। जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो वह कहलाएगा प्रबल अम्ल, जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी वह कहलाएगा दुर्बल अम्ल। किसी को दिक्कत? जैसे यहां उदाहरण नहीं है लेकिन यहां पर आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिल अम्ल जो है ना वो क्या है? दुर्बल अम्ल है। किसी को डाउट? तब परबल समझ गए, दुर्बल समझ गए। यानी परबल का मतलब हुआ ज्यादा खट्टा होगा और दुर्बल का मतलब समझिए कम खट्टा होगा। किसी को दिक्कत? चलते हैं आगे। सांद्र अम्ल क्या है? सांद्र और तनु अम्ल ये दोनों ध्यान रखिएगा। सांद्र का मतलब होता है, देखिए वैसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो उसे कहेंगे सांद्र। लेकिन तनु में वैसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो उसे कहेंगे तनु। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझाते हैं। देखो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, एक बीकर ये लो जिसमें जल भरी है, ये है 10 लीटर। कितना भाई? और एक बीकर ये लो, इसमें अम्ल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें भी है 10 लीटर। कुछ नहीं करना है तुम्हें, चुपचाप पहले क्या करो, 1 लीटर इसमें से यानी जल लो, जल को लो और किसमें डाल दो? अम्ल में। तो अम्ल में डालोगे तो 10 लीटर हो गया एसिड और 1 लीटर हो गया तुम्हारा जल। हो गया ना? तो ये हो गया अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम, तो इसको कहना तुम सांद्र। क्या बोलना? अब अगर ये प्रक्रिया नहीं अपना रहे हो, अगर तुम 1 लीटर अम्ल लेकर के अगर जल में डाल रहे हो तो 10 लीटर हो गया तुम्हारा कौन सी? वाटर।
1 लीटर हो गया कौन सी एसिड यानी अम्ल, तो जल की मात्रा ज्यादा हुआ ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग तनु। कोई दिक्कत? तनु समझ गए कि जल की मात्रा ज्यादा होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग तनु। अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग सांद्र। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि भाई प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल क्या है, तनु अम्ल क्या है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन क्या होता है सो बता दूं आपको, पूछेगा कि जब हम लोग तनु विलयन बनाते हैं, तनु विलयन बनाते हैं तो अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में मिलाते हैं। अम्ल को जल में मिलाते हैं, नहीं जल को अम्ल में मिलता, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। कैसा मिलाएंगे, अम्ल लेंगे और किस में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे। अम्ल लेंगे किस में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, याद रखना। इसका कारण क्या है समझो। देखिए अब गौर करिए, समझिएगा, ये हमारे पास जल है, ये 9 लीटर हमने जल लिया है और 1 लीटर हमने इसमें से अम्ल लिया और इसमें डाला है। क्यों, इसलिए कि पहली बात तो अगर आप अम्ल इसमें डालेंगे तो अम्ल ऊपर से गिरेगा, तो अम्ल उछलेगा या पानी उछलेगी, पानी उछलती है ना। अगर पानी उछल के भी अगर आपके शरीर पर लग जाए, कपड़े पर लग जाए, तो आपको कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अम्ल इसमें रखा हुआ है, आप पानी ऊपर से डालेंगे तो क्या उछलेगी, उसमें से अम्ल उछलेगी। अम्ल आंख नाक में पड़ेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। हम लोग कल पढ़े थे। अब जल जाएगा भाई रे, तो खतरनाक काम हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कहता है कि जब भी आप तनु करेंगे तो अम्ल को जल में मिलाएंगे, नंबर 1। दूसरा कहानी ये भी है, सीधा सी बात है कि तनु करना है, जल है ज्यादा, अम्ल कितना है भाई, 1 लीटर, तो 1 लीटर मिलाएंगे तो समय कम लगेगा और 10 लीटर मिलाएंगे तो समय क्या। अब मान ली इसमें है 9 लीटर, इसमें कितना भाई 1 लीटर है, तो ये 9 लीटर को इसमें रखिएगा तो ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 लीटर इसमें रख दीजिएगा तो क्या लगेगा। लेकिन हमको ये बात मत लिखिएगा क्योंकि ये तो लॉजिकल चीज है, ये लॉजिकल चीज है। क्वेश्चन किताब क्या कह रहा है कि जब आप तनु करेंगे, तनु करेंगे तो क्या डालेंगे, अम्ल को जल में डालेंगे, क्योंकि अगर जैसे हम अम्ल डालते हैं तो जल उछलती है और उछलेगी तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। किसी को डाउट, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया और अम्ल दुर्बल भस्म क्या है ये सब समझ गए, सॉरी। अब आगे चलेंगे हम लोग। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई प्रबल अम्ल क्या है, सॉरी प्रबल भस्म क्या है। सुनना, वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं और हाइड्रा ऑक्साइड देते हैं। वे भस्म जो जल में घुलेंगे, घुलने के बाद, पूर्णतः घुलने के बाद हाइड्रा ऑक्साइड आयन देंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रबल। अगर दुर्बल भस्म पूछ दिया तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैसे भस्म जो जल में आंशिक रूप से ही घुलते हैं, पूरा नहीं घुलेंगे, आंशिक रूप से घुलेंगे और हाइड्रा ऑक्साइड आयन नहीं देंगे। कोई दिक्कत, फिर से चलते हैं अब अम्ल में। प्रबल अम्ल में हमने पढ़ा कि वैसे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्णतः हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब प्रबल भस्म में पढ़े कि वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दोनों में अंतर समझ गया ना। प्रबल में, प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल भस्म में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। किसी को डाउट। अब दुर्बल में, वह जल में, दुर्बल जो होगा या वह अम्ल हो या भस्म हो, वह जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। किसी को डाउट। चलिए, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके एक दिमाग में आता होगा सर यहां पर तनु भस्म और सांद्र भस्म नहीं लिखे। बात वही है, तनु जब ये कहेगा तो दिमाग के खोपड़िया में हटा लेना कि 9 लीटर पानी होगा 1 लीटर, चाहे वो अम्ल हो या भस्म हो। तनु भस्म कहेगा तो समझ जाना कि 1 लीटर भस्म है। सांद्र भस्म कहेगा तो 9 लीटर भस्म 1 लीटर पानी। ठीक है,
यानी पानी की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो तनु, और पानी की मात्रा कम होगी तो वो होगा भस्म। आशा है आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा कि अम्ल भस्म क्या है। और यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछता है ये भी हमने आपको समझा दिया। आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या भाई मेरे, सीधा सीधा पूछता है कि जब हम तनुकृत करते हैं तो अम्ल को जल में ही क्यों मिलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, चेंज हो गया यहां से। पीएच तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कौन अम्ल है कौन भस्म है, ये तो आप स्वाद से जान गए ना जान गए। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि स्वाद में क्या होता भाई, खट्टा होता है। हमने आरती को बुलाया और इसके जिह्वा पर हमने 2 बूंद दही चिपकाया तो कह दी कि शायद दही है। नींबू टपकाया, नमक है, ये नींबू है। ये सारी बातें इसको समझ में आया, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम, किसमें उसकी किस सांद्रता ज्यादा है, ये कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीएच सोरेंस। पीएच सोरेंस, उन्होंने एक स्केल निकाला, कहा कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या भास्मीय है उसमें हाइड्रोजन की संख्या को देख करके बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है, सपोज दैट हम लेते हैं एक पदार्थ ये है, सॉरी फोन आ गया था, तो बता रहे थे आपको कि मान लीजिए एक पदार्थ ये है, ये अम्लीय है, लेकिन इसमें कितना हाइड्रोजन है ये मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, ये कितना अम्लीय है और ये कितना अम्लीय है ये कैसे पता चलेगा। इसी बात को उन्होंने बताया कौन, पीएच सोरेंस, एक वैज्ञानिक थे यानी रसायनज्ञ। उन्होंने कहा कि किसी पदार्थ की अम्लीयता की जांच अगर करनी है, कितना ज्यादा वो खट्टा है कितना वो भास्मिक है, ये जानने के लिए उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जाननी होती है। अगर आप जान गए तो आप बता सकते हैं कि वह ज्यादा है या कम अम्लीय है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि आप एक स्केल लीजिए और बीच में उन्होंने क्या कर दिया, 7 नंबर दे दिया। बीच में क्या दे दिया, 7, और इधर दे दिया 6, 5, 4, 3, 2, 1। हो गया क्लियर। इधर दे दिया 8, 9, 10 डॉट 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 14 तक। अब 14 से ज्यादा नहीं होता है, नहीं 14 तक ज्यादा नहीं लिए उन्होंने, 1 से कितना लिया 14, और कहा कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितनी, 7। याद रखिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में उदासीन विलयन का पीएच मान। ये बात किसने बताया, पीएच सोरेंस ने कहा। और कहा जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे। वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। अगर 7 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। अब एक बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर 15 हो जाए तो, अरे 15 होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। 14 से ज्यादा होता ही नहीं है और 1 से कम होता ही नहीं है। दैट्स ऑल। कितना होगा मान, 1 से 14 तक। पीएच का मान कितना। अब एक शब्द और आता है भाई, पीएच। पीएच ये क्या है, अरे पी का मतलब होता है पोटेंसी, पावर। ठीक है, पोटेंसी यानी कि पावर यानी मात्रा। एच का मतलब हुआ हाइड्रोजन। हम में कितना हाइड्रोजन है, तो हम में पोटेंसी है कितना हाइड्रोजन का, ये जान गए तो समझिए पीएच वही है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा को कहते हैं पीएच। ठीक है, और पीएच के आधार पर हम जानते हैं कि वो अम्लीय है या भास्मीय है। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ए है, इसका पीएच मान किसी ने 6 लिख दिया हो, बताइए अम्लीय होगा या भास्मिक, अम्लीय होगा। अगर बी है जिसका पीएच मान किसी ने 8 रख दिया, क्या होगा, वो भास्मिक होगा, क्षारीय होगा। नहीं, अगर 9 है, सॉरी, एक पदार्थ सी है जिसका पीएच मान 2 है तो क्या होगा वो। अगर पीएच मान मान लीजिए जैसे डी है जिसका पीएच मान 3 है, वो क्या होगा। अगर मान लीजिए ई है जिसका पीएच मान 14 है, वो क्या होगा। अगर मान लीजिए ओ एक पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 है, क्या होगा। इतना क्लियर हो गया ना। 7 से कम वाला, 7.2 वाला क्षारीय ही होगा, याद रखना। जैसे हमारे ब्लड खून है ना, खून का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय होता है, याद रखना। क्लियर।
समझ में आगे बात? वहां पर दिया हुआ है किताब में, आप देख लीजिएगा, नीचे लाइन में लिखा हुआ है बहुत सारे, जिसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमारी पेशाब का पीएच मान दिया हुआ, हमारी खून का पीएच मान दिया हुआ, देख रहा है ना? वहां से आप देख करके याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है वहां से ऑब्जेक्टिव, ठीक है? चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आपसे एक और सवाल पूछता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 कटोरी हमने दिया दही, एक कटोरी वाला दिया ए और एक कटोरी हमने दिया सी वाला दही, है ना? जिसका पीएच मान 2 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। बताइए कौन ज्यादा अम्लीय होगा? कौन ज्यादा अम्लीय होगा? कैसे? कम है? तो 6 वाला तो ज्यादा हुआ भाई, ज्यादा अम्लीय है तो ज्यादा 6 हुआ। देखिए यहां से उल्टा चलते हैं ना, इधर मुंह चलते हैं। 6 वाला कम अम्लीय होगा, 5 वाला उससे ज्यादा अम्लीय होगा, 3 वाला उससे ज्यादा होगा, 2 वाला उससे ज्यादा खट्टा होगा। तो अभी आप दही खा रहे थे ना भोज में, खिलाए थे ना अभी सबको। क्यों खट्टा ज्यादा होगा? उसका मतलब समझिए, उसका पीएच मान क्या होगा? बहुत ही कम हो गया होगा, 2 हो गया होगा, 3 हो गया होगा। और जो ताजा ताजा दही होगा, जो कम खट्टा है, उसका पीएच मान कितना होगा? 6 होगा। हम नहीं बता रहे, दही वाला उदाहरण आपके किताब में दिया हुआ था, इसीलिए हमने बताया। कुछ लोगों को हमको डाउट होगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, दही हुई भोज भात। अरे किताब में दिया हुआ था, इसीलिए पढ़ा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। बस तरीका हमारा अलग था हमारा समझाने का, लेकिन किताब में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी तुमको मिलेगा 2 कटोरी दही है, 2 कटोरी दही में कैसे कैसे है, ठीक है? आगे चलेंगे। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे भाई पीएच स्केल क्या है, तो लिखना पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंसी यानी पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, और पीएच सोरेंस ने कहा कि अगर किसी भी पदार्थ में अगर पीएच मान अगर जान जाते हैं, यानी हाइड्रोजन हम जान जाते हैं, हाइड्रोजन की सांद्रता जान जाते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या भास्मिक। इसके लिए उन्होंने एक आंकड़ा दिया और कहा अगर 7 है तो वो उदासीन है, 7 से कम वाली अम्लीय है, 7 से ज्यादा वाली भास्मिक है। किसी को डाउट? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। पॉइंट नंबर चेंज यहां से करते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान। देखिए याद रखिएगा, हम कुछ भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा। ये मत समझिएगा कि सर जी कहीं कहीं से कुछ कुछ बोल देते हैं, वो लॉजिकल थोड़ा होता है कि हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए आगे। जैसे देखिए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है भाई? पीएच यानी पोटेंसी हाइड्रोजन का क्या महत्व है? तो नंबर 1 है हमारे पाचन की क्रिया में। ऐसे हम लोग पिछले चैप्टर में भी इसका क्लियर किया था। पीएच यानी कि हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है HCl। हमने पढ़ा था कि जब हमारी भोजन मुख से जाती है, ग्रास नली से होते हुए नीचे उतरती है, एक टंकी है, करे नाम रखा था हमने अमाशय। अमाशय में एक रस होता है जिसका नाम है अमासिक रस, या किताब की लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कितना मेरे भाई? इसकी मात्रा हमारे पेट में होती है 1 से लेकर 3 के बीच में। 1 से 3 के बीच में जब तक रहेगी तब तक आपका पाचन बिल्कुल एकदम क्लीन क्लीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही इसका पीएच मान बढ़ेगा, इसका पीएच मान बढ़ेगा ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी पाचन क्रिया में गड़बड़ी आने लगेगी। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा पेट क्या कह रहा है कि हम 1 से 3 को ही स्वीकार करेंगे, बाकी को हम स्वीकार करने लायक नहीं है, हमारी उतनी पावर नहीं है। तो अब वो क्या करती है कि वो गड़बड़ी कर देती है, गैस इन्फॉर्म करना शुरू कर देती है, नहीं करती है, या पाचन क्रिया सही से नहीं कर पाती है जो उसको पचाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग? एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग जब अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो एंटासिड का उपयोग क्यों करते हैं? ये कल भी चर्चा हुई थी और पिछले चैप्टर में भी चर्चा हुई थी। क्लियर? तो लिखिएगा, जब हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं, यानी हमारे पेट में जो HCl है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अम्लीयता जैसे ही बढ़ेगी तो हमें पेट में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, गैस उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में एंटासिड एक क्षारीय पदार्थ है, जब उसको डालते हैं तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करती है, बनाती है लवण और जल, वहां पर अम्ल का गुण नहीं रहता है, और ऐसी स्थिति में हमारा पाचन बिल्कुल ठीक ठाक होने लगता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। अब दांतों पर प्रभाव। अब ज्यादा अम्लीय होंगे, किसी किसी का दांत देखिएगा खूब पीला पीला रहता है। अब कहिएगा सर जी अहों के वो दांत पीला छे, वो हमारा दांत अब रहने वाला नहीं है, वो बीमार दांत है, वो हम उसको बचा करके रखे हुए हैं बहुत दिन से। ये डबल दांत हुआ है। ऐसे लोग कहते हैं कि दूध के दांत के बाद नहीं होता है, एक बार टूट जाता है तो फिर डबल नहीं होता है, लेकिन ये टूटने के बाद हुआ है, ठीक है ना? इसमें पावर उबर आर नहीं है, इसका शक्ति खत्म है। कभी कभी जोर मार देता है, दर्द करना शुरू कर देता है, लेकिन हम इसको दबा दबा के रख ले हैं, बेचारे को बचैले हैं। चलिए, तो ई ना बॉडी से ना संपर्क में नहीं है, बिना बॉडी के संपर्क में है,
चलिए आई किताब को छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखिएगा दांत बिल्कुल पीला रहता है, नहीं रहता है। कुछ नहीं भाई, ओकरे शरीर में समझिए कि अम्ल की मात्रा ज्यादा है और अम्ल के कारण वो दांत में पीलापन आ गया है। क्या हो गया है भाई? पीलापन। अब आप टीवी में देखे होंगे एड, किसका? कॉलगेट प्रचार, पेप्सोडेंट का प्रचार। कहते हैं इसमें नमक है, नमक। क्या है भाई? नमक है, नमक। तो नमक का मतलब है कि वो एक प्रकार का लवण है, यानी उसमें समझिए तो एक प्रकार का भस्म डाला है। क्या डाला है उसने? चलिए क्लियर। अब जब हमारे शरीर में अम्लता ज्यादा रहेगी, दांत रहेगा पीला पीला यानी अम्लीय, तो आप भस्म को लेकर में रगड़िए, तो भस्म रगड़िएगा तो अम्ल और भस्म क्या कर लिया? कर लिया अभिक्रिया, तो धीरे धीरे आपका पीलापन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अगर यहो नहीं समझ में आया तो दूसरा वो कहानी सुनाते हैं। अपने गांव में भी सुने होंगे कि भाई किसी को दांत पीला रहता है तो क्या करता है? नमक और तनिए तेल डाल के ओकरा मालिश करता है। यानी जिसको पायरिया का प्रॉब्लम रहता है, किसको? पायरिया का जिसको प्रॉब्लम रहता है, वो नमक और तेल डाल करके, सरसों तेल रख करके और उसको हल्के हल्के मालिश करता है। मालिश करने से उसको राहत मिलती है, यानी आराम होता है। इसका मतलब क्या समझे आपने? कि उसको अम्ल का प्रॉब्लम था, उसमें जो नमक आपने डाला उसमें क्या है? एक प्रकार का क्षार है, भस्म है। वो भस्म आपने उसको जब दिया है तो दोनों यहां पर क्या किया है? अब क्रिया किया है, तो वो गड़बड़ी क्या हो गया? खत्म। तो अम्ल का प्रभाव कहां कहां देखा हमने? कहां कहां? चलिए, पाचन में और दांतों में। दांत वाला तो नहीं पूछता है, लेकिन पाचन वाला परीक्षा में पूछता है। अब आगे चलेंगे, तीसरा नंबर। तीसरा है थकान में, शरीर के थकान के शरीर सॉरी थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जैसे हमने पीछे दिन पढ़ा था कि जब हम तेज दौड़ते हैं, कभी गौर करिएगा, जब हम लोग तेज दौड़ते हैं तो दौड़ते समय हमारे शरीर में क्या जमा हो जाता है? नहीं होता है, तो दर्द होता है। अब जब दर्द होगा तो हम लोग जाते हैं और कहते हैं कि ए सर एगो दीजिए दर्द का दवाई। तो हम दर्द दर्द का दवाई दे देते हैं आपको, एगो पामाजिन गोल्ड दे देते हैं, सुमोनाइस दे देते हैं। कभी गौर किया जब आप खाते हैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं, चंगा हो जाते हैं, सब दर्द फर्द खत्म हो जाता है। आखिर होता क्या है वहां पर सिस्टम भाई? इसका मतलब है कि जब अम्ल से दर्द हो रहा है तो वो दवाइया में क्या होगी भाई? भस्म होगा। वो भस्म हमारे बॉडी में गया, भस्म उत्पन्न कर दिया, तो अम्ल और भस्म क्या कर लिया? क्लियर। अब चलते हैं, एक और बात बताते हैं। एक बार की बात हुई, कहानी बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक लोग ना सर्च करने के लिए जंगल गए। अब कभी बेचारे गए नहीं थे जंगल, तो जंगल में सर्च करने के लिए, मतलब कुछ खोज करने के लिए जंगल गए। तो जंगल का अनुभव तो जंगली लोगों को होगा जो वहां रहता होगा। तो कुछ जंगली लोगों को ले लिए, है ना, उसको लेकर के चल दिए। वो लोग पतला दुबला एकदम था, जो जंगली लोग थे, छरपते उरपते जा रहे थे आगुए आगुए। आई जब वैज्ञानिक सब जो था, उतनी था तो मोटा तंदुरुस्त आदमी था, गोरा चिकना बहुत अच्छा था, लेकिन ओकरे से चलाइए नहीं हो रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वो लोग क्या करता था, जंगल से ना कुछ फल को लेकर खा लेता था, फल को लेकर के खा लेता था, और वो तंदुरुस्त से बढ़ते चला जा रहा था, नहीं बढ़ते जा रहा था। तो कहने का अर्थ है कि उसके फल में कुछ तंदुरुस्ती का चीज था। फल में क्या था? तंदुरुस्ती का चीज। बाद में वैज्ञानिक ने सर्च किया कि ये लोग इतना कूदता काहे है आगुए आगुए। तो वो फल पर सर्च किया जो खा रहा था तोड़ तोड़ के, तो उस पर सर्च किया कि अरे इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसमें एनर्जी ज्यादा है। यानी कहने का अर्थ वो जाता होगा शरीर में, घुलने के बाद तत्काल एनर्जी। ठीक दवाई में भी वही कहानी होती है, जब वो घुलती है हमारे शरीर में तो क्या दे देती है हमको? क्षार दे देती है। क्षार देने के बाद हमारा अम्ल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कभी बाजार से बाजार गए हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, बाजार से आते हैं एकदम उधर पोपा भोभा, और उधर धुआं उआं से बहुत सारा नहीं होता है, तो धुआं जब ज्यादा रहता है तब पूरा माथा उठा दर्द करने लगता है, नहीं कहते बहुत हमारा माथा दुखा है बाजार से। अरे भाई बाजार से आए तो क्या हुआ? अरे कुछो नहीं, आप सब दिन इस माहौल में रहे, आज गए थे बाजार, बाजार गए तो वहां पूरा धुआं के वातावरण में, गंदगी के वातावरण में आए हैं, इसलिए पूरे बॉडी में आप में क्या छा गया? अम्ल छा गया है ना। आप मालिश करिए, ठीक हो जाएगा, और नहीं तो क्या करना है आपको? दवा खाना है। चलिए आई किताब की ओर, समझ गए। अब अम्ल का प्रयोग बर्तन धब्बों की दूर करने में, बर्तन धब्बों को दूर करने में किसका उपयोग? अम्ल का।
अब जैसे देखिए, हमारी अंजलि की मम्मी की शादी हुई है, अभी नहीं हुई है, अरे बहुत दिन पहले की बात बता रहे हैं। तो उनको मिला है पित्तल उत्तल का बर्तन, फूल उल का बर्तन। वो निकाले नहीं है, वो रखले हैं बक्सा में, ट्रंक में। क्या अंजलि, बात यही ना है? देखिए, जान रही है किशोर जी को कैसे मालूम हो गया ये बात? हाँ हाँ, मिलता है तो लोग उसको थोड़ी, कौन पित्तल के बर्तन में खाता है? कोई खाता है जी? तांबा के बर्तन में कोई खाता है? सब रख लिया घर में पिटारी में, है कि नहीं है? अब चलिए, अब वो रख दिए तो ऊपर याद रखिए भास्मिक कॉपर ऑक्साइड, भास्मिक कॉपर ऑक्साइड का एक प्रकार का क्या हो गया, परत जम गया, भस्म ऊपर जम गया, एकदम करिया करिया धब्बा हो गया। दिया था जिस समय वहां पर इनके नाना जी, पूरा चमचम चमचम कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया भाई, पूरा करिया भुसुम हो गया। अब अंजलि की बारी है भाई, तो इसकी मम्मी जो है, अरे हंसने की बात नहीं है, सबकी बारी एक दिन आएगी आप लोगों की, है कि नहीं? अरे आज देर सवेर तो होना ही है ना शादी। अब बता रहे एगो उदाहरण, अब गरीब आदमी रखता है तो अपना निकाल के दे देता है, भाई रख के क्या करेंगे। अब एगो जिसकी बेटी रहती है तो वो तो पहले दे देती है। अब एगो वाली कौन कौन है अपने याद रखना। हाँ देखिए, कुमकुम हंस रही है, सोच रही है सर जी हमरे कह रहे हैं। चलिए आई किताब की ओर, तो वो क्या है, सुनिएगा सुनिएगा थोड़ा सा। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो तांबा लावा बर्तन क्या जमा हो गया भाई, भास्मिक कॉपर ऑक्साइड जमा हो गया, तो रंग कैसा हो गया, भूरा भूरा। अब वो क्या करते हैं, अम्ल वाला लेते हैं, देखेंगे 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम बार, याद है ना? नींबू, नींबू में क्या रहता है, अम्ल। यानी कि अम्ल वाला लेकर के ऊपर रगड़ मारते हैं, रगड़ मारिए रगड़ के, रगड़िएगा तो क्या होगा वो, अरे ये भस्म और वो अम्ल क्या कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगी, कालापन दूर हो गया। यानी बर्तन की सफाई में पीएच का महत्व है, कोई दिक्कत? अच्छा चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे थे कि बर्तन की सफाई में अम्ल का उपयोग करते हैं, उस पर भास्मिक जमा हो जाता है, क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आया है सामने, देखो मिट्टी का पीएच मान। याद रखना, परीक्षा में पूछता है कि फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होता है भाई, तो 7 यानी 0 से 5.5 के बीच, यानी 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। याद रखना, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, मतलब हम नहीं समझे। देखिए होता क्या है, समझो कि हमारे बगल में एक खेत है, अब किसान भाई ज्यादा या तो उर्वरक का प्रयोग किया, डीएपी यूरिया जो भी, तो ये फील्ड जो खेत का है, इसे ये किनारे किनारे तो फसल उग रहा है, और बीचे में उग नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, वो फसल बीज डालता है वो बंजर हो जाता है, वो सूख जाता है, एकदम पूरा उजला उजला भेल है। अजना सौर जी के बीचे में जो है बंजर भेल है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बिल्कुल वही बंजर वाला कहानी वहां हो गया है कि नहीं? हंसने की बात नहीं, सही बता रहे हैं। नहीं, हमारा भी बंजर हो गया है ना, इनमें फसल उगता ही नहीं है, चारों तरफ से उग जाता है, इनमें रह जाता है गड़बड़। आइए किताब की ओर, तो सेम कहानी यहाँ है कि नहीं? ये कहानी जो है हमारे खेतों में था, तो कोई किसान भाई कहा कि ए भैया, ये आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी की जांच करवाइए, मिट्टी की। तो हम बोले हो भैया कहाँ जाए के होते, तो अपना ही आप पूसा फोरम में नहीं जमा होता है, राजेंद्र कृष्ण विश्वविद्यालय है, वहीं जाइए ना पूसा में। तो हम उतना दूर अब जाने का प्रोग्राम सोच रहे थे, जो भाई साइकिल है, मोटरसाइकिल तो हमारे पास है नहीं, तो कैसे जाएंगे। तो एगो उधर से आए भाई, एक आदमी किसाने भाई थे, ए सर आप क्या सबके चक्कर में पड़े हुए हैं, दोबारा चुन्ना लेना आइए, चुन्ना रखना दीजिए ओकरा खेत में, हो जाएगा क्लियर, है कि नहीं? अब देखिए, अब चूना हम लेकर के जब घर आए खरीद करके, तो घर का आदमी कहा कि सारे पगला गई, पूरा एकदम साफ, दिवाली में तो घर पुतबे किए हैं, चुन्ना काहे ले आए भाई अखनी? बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। बाजार से आए थे, खा पी लिए आराम से, साइकिलिया पर बोरा ला दिया, खेत की ओर चल दिए। घर का आदमी सब समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ, तो हम उनको समझाए कि देखिए भाई क्या हुआ, सो खेत की मिट्टी में, खेत की मिट्टी में जो पीएच मान है वो ना क्या हो गया है, 3 हो गया है, 2 हो गया है, 1 हो गया है, पीएच मान क्या हो गया, बहुत कम गया, यानी मिट्टी अम्लीय हो गया है, इसीलिए हमारी फसल उग नहीं रही है। उगने के लिए कितना चाहिए पीएच मान, 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर हम चूना मिला देंगे
तो चूना है एक प्रकार का भस्म, तो अम्ल है वहां आ भस्म हो जाएगा, तो दोनों अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो कहने का अर्थ है अम्ल का गुण खत्म हो जाएगा, तो हमारी उत्पादन क्षमता फिर से शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत समझ में आई? तो क्वेश्चन पूछता क्या है, तो यहां से दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे में, पूरा पीएच मान जो हम लोग पढ़े अभी तक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही दो क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछेगा कि खेतों में फसल उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से 7 के बीच, ये एक नंबर वाला में पूछता है। कभी कभी पूछ देता है कि किसान खेतों की मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है, तो आप लिखिएगा कि खेत की मिट्टी का पीएच मान 3-2 हो जाने के कारण, यानी अम्लीय हो जाने के कारण उत्पादन उसकी कम हो गई है ना, फसल उगते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अम्लीयता को खत्म करने के लिए, चूना भास्मिक चीज है, जब उसको मिला देते हैं तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लिए, अम्ल का गुण खत्म हो गया, तो अब धीरे धीरे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इस यानी अम्लीयता को खत्म करने के लिए चूना मिलाते। कोई दिक्कत? जो आपके एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मुझे याद आ रहा है तो हम बताते चलते हैं, वो सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता ही है, याद रखिएगा। जब आगे पढ़िएगा ना क्वेश्चन बैंक, तो समझ में आएगा कि सब क्वेश्चन सर बता रहे थे, ठीक है सही है बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा हमारे यहाँ बगल में वो है अरविंद चिमनी स्टोर, देखे हैं कि नहीं, चिमनी उद्योग, और बगल में वो तालाब भी है चिमनी पर, उसको कहते हैं भोरहा, अपने यहाँ कहते हैं उसको भोरहा। और देखिएगा हमारे दुकान पर देखिएगा सुबह सुबह का टाइम रहेगा, हर 20 दिन 25 दिन या महीना दिन पर उनका भाई मनोज जी जो मुंशी जी हैं, वो एगो चूना का बोरा हमारे यहाँ से ले जाते हैं, हम उनके लिए हमेशा 2-4-5 को स्टॉक में रखते हैं चूना। ठीक है कि तब भाई पूछे उनसे, ओ सर जी से अहाँ चुनाते की करे ले जाकर, कल के देखियो उ तालाब में ना बहुत मछली पालन भेल छे, आ वर्षा होय छे अम्लीय, तब पानी के जब मात्रा अम्लीय भ जाय छे तब मछली मरे लगे छे, त एक बोरा चूना धो देली, त उ चूना देला से की होय छे कि पानी के अम्लीयता की भ गेले, खत्म भ गेले, तब मछली फिर से ठीक हो जाय छे। अरे वाह, इसका मतलब हुआ कि जलीय जीव में भी यही कहानी है, जलीय जीव में यही कहानी है, यानी कि जो आप तालाब है उसमें अगर अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई तो जो जल में रहने वाले जीव है ना वो मरने लगेंगे, तो उससे बचने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते रहते हैं, चूना डालते रहते हैं। कोई दिक्कत? तो अम्ल है वहां, चूना डालेंगे तो क्या हो जाएगी वो भस्म, तो दोनों मिलके खत्म कर दिया, अम्ल का गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पानी फिर से बिल्कुल उदासीन हो गया, तो जलीय जीव आराम से रहता है। कोई दिक्कत? अब चलेंगे, लास्ट हमारा है प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था, प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। देखिए प्रकृति अगर कुछ हमारे लिए कहता है, देहाती हिसाब में सुनते होंगे ना कि भगवान ना एक साथ हमारे सारे द्वार को बंद नहीं करते हैं। अगर हमको भगवान ने अंधा बनाया है, अगर हमें अंधा बनाया है, तो हमारे पास एक कला कुछ ना कुछ देकर उन्होंने भेजा है कि जाओ बउआ तुम इसी कला से कमाते रहना। गला हमको इतना सुंदर दिए कि हम गाएंगे इतना सुंदर, आंख नहीं रहेगा, हमारे पास आंख नहीं है लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि भगवान ने दिया है कि एक बार अगर जिस चीज को सुन लेते हैं वो याद ही हो जाता है ना। यानी कहने का अर्थ है कि एक द्वार ईश्वर ने हमेशा खोल कर रखता है कि अगर तुम्हारे पास 10 द्वार हैं, भगवान के कितने द्वार भाई, 10 हैं, अगर 9 को बंद कर देते हैं तो एगो जरूर खोल के रखते हैं, 10 नहीं बंद करते हैं किसी का। ठीक है, चलिए तो आइए किताब की ओर। यानी प्रकृति हमारे साथ अम्ल अगर दिया है तो भस्म भी साथ साथ देते हैं। इसी चीज को पढ़ेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृति में कुछ अम्ल हैं, जैसे एक नेटल एक अम्लीय पौधा है, नेटल एक अम्लीय पौधा है, ओकरे में वो बहुत खतरनाक चीज होता है, जंगल में ही मिलता है, अपने यहाँ नहीं मिलता है। ओकरे में फल जो होता है ना, पत्ती उत्ती जो होता है ना, पूरा रहता है एकदम कछुआ की तरह ना, अपने यहाँ उसको समझिए ना ऐसे सोहजन में नहीं लग जाता है जानवर रहता है को, भुआ, भुआ उसको कहते हैं। जब भुआ लग जाता है तो कितना नोचता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, वो भी अम्लीय है, वो क्या है उसमें अम्लीय है। तो नेटल एक पौधा है, ओकरा में फर जो फलता है, पत्ता जो फलता है, ओकरा में ओना ही कांटा रहता है, भुआ देखते ऐसे, अगर आप उसके सट के चल गए निकल गए, तन को सट गया कि नोचनी शुरू हो गया बड़ा खतरनाक है भाई जंगल में, है ना। तो नोचने लगेगा, नोचता है तनी मनी नहीं,
पूरा एकदम रगड़ देता है। तो वहीं पर देखिए उसी के बगल में एगो पौधा प्रकृति उगा देता है बगले में, और उसका नाम है डॉक पौधा। क्या नाम है? तो वो होता है क्षारीय, ई नेटल होता है अम्लीय, और वो होता है, अगर किसी को लग गया तो जंगल के जो लोग रहते हैं जिसको अनुभव है तो वो उखाड़ के ना करके लगा लेगा, नोच के ना लगा लेगा तो खत्म हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया प्रकृति क्या कर देता है, साथ साथ दे देता है। अभी वैज्ञानिक गए थे ना जंगल में, अरे वैज्ञानिक गया था ना भाई जंगल में, तो उनको डॉक ये नेटल पौधा लग गया था, नेटल लग गया था। तो नेटल लग गया तो वो जो है वो पूरा नोच रहा था, हला नहीं, वो नोच रहा था, और डॉक उसको पता नहीं था कि डॉक यहाँ पर रखा हुआ, डॉक लगा लीजिए, बात खत्म हो गया। चलिए आई किताब की ओर। तो बड़ी सुंदर तरीके से आपने पढ़ा पीएच स्केल, और पीएच स्केल का हमारे जीवन में महत्व है। यहाँ से पूछने वाले जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको बताने का प्रयास भी किया है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग लवण क्या है। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे लवण क्या है। तो याद रखेंगे अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करती है, याद रखिएगा अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण और जल बनाती है। ठीक है, याद रखेंगे अम्ल और भस्म अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। जैसे देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का भस्म है। दोनों अभिक्रिया किया है, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया है, और क्या बनाया भाई, H2O यानी जल बनाया है। यानी अम्ल भस्म अभिक्रिया किया तो लवण, और इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का भस्म है। दोनों अभिक्रिया किया है NaHSO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहिए, नहीं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया है, और क्या बनाया है, ई जल। यानी कहने का अर्थ है कि ई भस्म है, ये क्या हमारा सॉरी ये हमारा लवण है, ये क्या हमारा भस्म है, और ये क्या हमारा। तो अभी तक आप पढ़ा कि अम्ल भस्म अभिक्रिया करेंगे, लवण और जल बनाते हैं, तो यही लवण बनने की क्रिया। क्लियर? चलिए अब हमारे आसपास में बहुत तरह के लवण हैं, इन लवणों के नामकरण करने की प्रक्रिया में थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो किसमें कितना हाइड्रोजन आयन है, किसमें कितना हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी जांच के आधार पर उसका नाम देते हैं। अब कहेगा सर जी हम नहीं समझे। देखो पहले परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछता है सो देखो, पूछेगा ए भाई बताओ ये क्या है, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। तब बता पूछेगा कि अम्लीय है कि भास्मिक, भास्मिक है क्योंकि OH है तब भास्मिक है कि नहीं। अब पूछ दिया कि लवण में NaCl, अब बताओ ये क्या है, तो लवण, तो कौन लवण, आ कह दिया कि हे भाई NaH आ CO3 तो यहो लवण है, तो ये कौन लवण। आप पूछ दिया कि हे MgOH आ Cl ये कौन भस्म, आ भाई ल अब हमरा कौन पता है भाई कौन लवण आ कौन भस्म, हमरा मालूम है। तो वह तो पढ़े के छे। यहाँ पर क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन या क्लोरीन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जांच करके हम बता सकते हैं कि कौन है अम्लीय लवण, कौन है सामान्य लवण, और कौन है भास्मिक लवण। कोनो दिक्कत? अरे आगे पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। चलो ना आगे तनका सा और। यानी कहने का अर्थ है कि आयन की उपस्थिति के आधार पर हमने उसे 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? जैसे पहला सामान्य लवण, सामान्य वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होगा, ना तो में हाइड्रोजन होगा ना तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। जैसे NaCl, इनमें H दिखाई पड़ रहा है कन्हू, OH दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई, ना H है ना OH है, ये हो गया सामान्य लवण। ठीक है। अब देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसमें कहीं हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ रहा है, OH दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये क्या है, इसमें कहीं पर आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, नहीं, OH दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया इस सामान्य लवण। ठीक है। अब दूसरा अम्लीय लवण, वैसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन आयन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा ना तो उसको समझ जाना अम्लीय है। जैसे NaHSO4, H है इसमें,
हाँ है, तो क्या हो गया, अम्लीय लवण NaH2PO4, इसमें H है तो क्या हो गया, क्लियर। अब समझ में आई बातें, यानी कहने का अर्थ है कि H वाला रहेगा तो इसका मतलब भास्मिक में OH वाला होना चाहिए, नहीं। देखिए वैसा लवण जिसमें विस्थापित क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह होगा, यानी OH होगा, क्या होगा। तो अब देख के तो पहचान सकते हैं ना, H वाला रहेगा तो OH वाला रहेगा तो भास्मिक लवण, ठीक है। आज जेकरा में ना H रहेगा नहीं तो वो हो गया, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन रहता है, 3 गो दे देगा आपको और कहेगा कि बताओ कौन अम्लीय है, कौन भास्मिक है, कौन सामान्य है। तो देख लेंगे कि H वाला जहां रहेगा तो वो कह देंगे अम्लीय लवण है, OH वाला रहेगा तो ये भास्मिक लवण है, और ना H रहेगा ना OH रहेगा तो उसको कह देंगे, क्लियर हो गया। चलिए, तो सामान्य लवण अभी पढ़ रहे थे ना आप, कौन वाला, खाए वाला नीमक, जरा अपना के कह छिए ना, कह छिए, यानी ओकर नाम है बुआरे किताब के भाषा में ओकरा कहे लोग सोडियम क्लोराइड, है ना, आ सूत्र होय छै NaCl, ठीक है। यानी किताब की भाषा कह रहा है कि हम हैं सोडियम क्लोराइड, हमर सूत्र होता है NaCl, लेकिन अपनार के देहात में बोले छिए हो बउआ खाए वाला नमक दहो, नहीं नीमक यही ना होता है जी। एक बोरा 2 बोरा खरीदते हैं, 10 रुपया में 1 बोरा दे देता है, अरे इतना को बोरा नहीं, 1 किलो वाला रहता है पन्नी देखिए हंस रहा है। चलिए अपनी जिंदगी की शुरुआत में बताऊं, आज राकेश सर कहां पर हैं आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमने शुरुआत किया था नमक बेचने से, सही बता रहे हैं, अपनी जिंदगी की पहली कमाई नमक बेचने से हमने शुरुआत की थी। जब भोजपुर हाट खुला था ना, जब जिस समय बता रहे हैं, तो साइकिल पर नीचे पेंडल में जो होता है ना, जिसमें उसमें धूप बीच में ले जाते थे, यहाँ से 1 बोरा 50 किलो का आता था, लूज नमक तब आता था उस समय में, पहले पैकेट, अभी पैकेट वाला पन्नी वाला रहता, उस समय नहीं आता था, लूज आता था। तो हम लोग यहाँ से भोजपुर घाट ले जाते थे, ले करके कभी कभी पानी रहता था, टूट जाता था, तो हम लोग मैनका पुल पर होकर के तब जाते थे, ठीक, घूम के तो जाते थे। तो कभी 15 रुपया का नमक बेचते थे, कभी 20 रुपया का नमक बेचते थे, कभी 10 रुपया का बिकता था, ठीक ना। 50 पैसे केजी नमक था, 8 आने किलो नमक होता था। किसी को देते थे आधा, कोई किलो लेता था, कोई 1 किलो, तो मिलता था हमको 4 आना 8 आना, ठीक ना। ऐसे को जोड़ करके पेठिया के टाइम में बेचते थे, तो कभी 10 रुपया, कभी 15 रुपया, कभी 20 रुपया का बिकता था नमक। पहला हम नमक के बेचे, शुरुआत हमारी जिंदगी की पहली बिक्री कहाँ है, और आज हम यूट्यूब पर हैं, है कि नहीं है, और देख ही रहे हमारी बिजनेस क्या है, लेकिन हमारी शुरुआत कहाँ थी, नमक से शुरुआत थी। छठ पर्व में देख ले ठगते थे कैसे ग्राहक को, उस समय ना 1 रुपया में अगरबत्ती मिलता था, किरण नाम से, किरण नाम से आता था अगरबत्ती, जो 1 रुपया में बिकता था। 25 पैसा में सलाई, बड़ा वाला सलाई 25 पैसा में मिलता था, तो दोनों का कीमत कितना हुआ, 1 रुपया 25 पैसा। छठ पर्व का दिन था, बिक नहीं रहा था, तो राकेश सर दिमाग लगाया कि भाई कैसे बिकेगा ये जल्दी सिनाक, तो कह दिए 2 रुपया अगरबत्ती का दाम सलाई फ्री, 2 रुपया अगरबत्ती का दाम सलाई फ्री, छूक का उड़ गया। हम के लिए देखिए हमारे ग्राहक कितना ईमानदार है भाई, तेज हैं, कि 1 रुपया अगरबत्ती 2 रुपया में लिया, खाली फ्री कर दिया हमने, ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारी अपनी तब की बात, जब हम पढ़ रहे थे क्लास 7 या 8 में हम पढ़ रहे थे, तब हमने कमाया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने शुरू किया मिर्चाई का धंधा, मसाला वाला, फिर हमने किया चॉकलेट का धंधा, जो दुकाने दुकाने पहुंचाते हैं, नहीं, फिर चॉकलेट करते करते हम चले गए मेडिसिन में, फिर अस्थाई हो गए, उसके बाद तो बहुत तरह की बातें हुई। चलिए आज किताब की ओर, तो हम लोग पढ़ रहे थे अपनी जिंदगी की शुरुआत नमक से, इसीलिए नमक जब देखे तो हमको याद आ गया भाई कि हमारी जिंदगी की शुरुआत नमक से है। आइए किताब की ओर, मैंने पहली कमाई, फर्स्ट वे जो हमारी कमाई का था वहां से, जानते हैं उस समय ना 1 रुपया का अगर कुछ खाते थे तो पूरा आनंद मिलता था, बहुत आनंद मिलता था। अब 1 रुपया में तो कुछ होबो नहीं करता है सही बता रहे हैं। 10 रुपया का नमके बेचते थे, उसमें कितना बेनिफिट होता होगा अंदाज कर लीजिए, तो 8 आना में मिल जाता था, अगर से सब कुछ हो जाता था। आइए किताब की ओर, तो सोडियम क्लोराइड समझ गए, अभी बनता कैसे समझिए। सोडियम क्लोराइड, क्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, सोडियम क्लोराइड।
यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NaCl। कोई दिक्कत? ये तो उद्योग की बात है, फैक्ट्री में बनता है उसकी बात है। लेकिन हमारे यहाँ खास करके भारत में हम लोग उद्योग में नमक नहीं बनाते हैं। तब बनता कहाँ है भाई? तब बनता है समुद्र में, ठीक है ना। समुद्र का पानी होता है खारा यानी नमकीन, उसमें 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक है, ठीक है। तो वहां पर देखिएगा कि समुद्र का पानी जब आती है लहर तो बाहर आ जाती है, फिर वह पानी जब जम जाती है तो उसमें से नमक जम जाता है। देखिएगा कभी कभी बताता है कि लोग उसको कुदाल से उठेंगा से उसको खींच खींच करके जमा करते हैं, और उसको फिर ले आते हैं बोरा में पैक करके रिफाइनिंग में, और रिफाइनिंग में ला करके उसको बालू को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। बालू को उसको क्या कर देते हैं? खत्म। अब कहिएगा कैसे खत्म होता है? तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे पृथक्करण विधि, नहीं फटकन विधि, ओसाबन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब वो बात हम नहीं पढ़ाएंगे अभी। तो वहां पर से बालू को क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। अब हमें मिल गया शुद्ध नमक। क्या मिल गया? शुद्ध नमक। और उसको बोरा में पैक करके भेज देते थे। लेकिन उसमें एगो गड़बड़ी होती है कि उसमें आयोडीन की कमी होती है, अन्य चीजों में आयोडीन नहीं मिलता है। तो अब आयोडीन मिलता नहीं है तो हम लोग आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमको एगो घेघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। देखे होंगे बहुत पहले के लोगों को होता था कि ग्लैंडर वाली बीमारी हो जाती थी कुआं का पानी पीने से, ठीक है। नमक में भी आयोडीन नहीं होता था, खुला नमक मिलता था। तो अब क्या किया गया है कि ये जो साधारण नमक है इसमें 2 चीज मिला दिया जाता है, या तो Ki पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, ठीक है ना। मिला देने से वो आयोडीन युक्त बन जाता है, ठीक है। और वही को बोरा में पैक करके RK प्रोडक्शन समस्तीपुर बिहार के नाम से मार्केट में बिकता है, या पतंजलि के नाम से, टाटा के नाम से, कोई भी कंपनी अपनी अपनी ब्रांड बना करके बेचता है। तो आप समझ रहे थे नमक की बात। एगो होता है काला नमक, एगो होता है सेंधा नमक। देखे है ना, काला नमक चट्टानों की बनी होती है, चट्टान उसमें रहता है, ठीक है। हमको वो सब नहीं पूछता है, पूछता है सीधे साधारण नमक। आप पूछेगा आपसे एगो क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि साधारण नमक में क्या मिलाने से आयोडीन युक्त हो जाता है? तो याद रखिएगा Ki या KiO3। किसी को दिक्कत? चलिए अब अगला दूसरा हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी आप पढ़ रहे थे ना, कौन पढ़ रहे थे? साधारण नमक। तो उसमें किसको हमने मिलाया? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे अभिक्रिया कराए थे? HCl से। तो ई कहां से आया सो ना बताइए पहले। तो वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। या क्लोर या एल्की विधि से प्राप्त किया जाता है। किसे? क्लोर। सोडियम क्लोराइड यानी नमक को ही संतृप्त विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे सोडियम धातु जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। समझ में आई बातें? नहीं समझे? देखिए अगर उद्योग में नमक बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाता है कहां से? नमक से मिल जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि नमक बनाना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो तो नमक। दोनों एक ही बात हुआ। देखो NaOH HCl से अभिक्रिया किए तो बन गया हमारे पास NaCl। NaCl देखिए यहां कह रहा है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के संतृप्त विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम धातु जल में घुलकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? यानी इसी में अगर विद्युत धारा, इसको जल में घोल दीजिए, इसको जल में घोल दीजिए, इस पर विद्युत धारा दीजिए तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। समझ में आई बात? अब गौर करके देखिए, यही चीज उल्टा नहीं हो गया? इधर आ गया, ई वाला नहीं आ गया। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा दीजिए। तो जैसे विद्युत धारा दीजिएगा तो वो अपघटित होगी, सोडियम धातु जल में घुलकर बनाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उपयोग कहां कहां? तो साबुन और अपमार्जक बनाने में। साबुन या अपमार्जक, अपमार्जक समझते हैं? नहीं समझते हैं? सब आदमी समझते हैं, लेकिन अभी हम नाम बताएंगे तुरंत कहिएगा ये तो रोजे होता है सौर जी, हमारा घरों में 2 बोरा धैल है अभी। सौरभ, अपना ही सौरभ,
किताब में नाम अपमार्जक। हाँ, अब एगो कुटुम आया बेचारे को, नहीं जी, और उसको कहा कि भात दल खैबा की घुस का। देखिए, अब साली लोग होती है ना, थोड़ा सा मजाक कर देती है कि नहीं। हमारे यहाँ एगो विद्यार्थी थी, पढ़ रही थी, तो उसकी भाई का शादी, मतलब भाई का शादी हुआ, तो उसके बहन की, मतलब भाभी की भाई आया। दो बहन थी, दोनों बड़ी होशियार। वो क्या किया, वो लड़का को ठग लिया कि सेव अथी आलू बरका को निकाल के आ सेव की तरह काट दी, एकदम जैसे छील के आ सेव की तरह एकदम कोना बना के काट दी, टेढ़ करके, और में दूगो सेवो काट के रख दी, और कुटुम को दे दी। अब बेचारे खाए तो आलू वाला खाए तो कचर कचर किया, मेरा बेचारे बेइज्जती हो गए। कथी ला रुकेंगे वहां पर, भाई दो बहन थी, बेचारे लाजे सर में जो है आए थे, स्कूटरी से उठाया चल गए। बाद में उसकी बहन पूछी, फोन कीजिए भाई कहाँ है, तो हम घर चले आए हैं। तो काहे ला, सब बेइज्जती कर दिलको, हमरा सेव के जगह पर दिलको आलू के कच्ची खिया दिलको। आइए किताब की ओर। तो थोड़ा भाई ये सब होता है तो ध्यान रखिएगा, ना मार। हाँ, लड़का लोग तो ध्यान रखना, नहीं तो घुस का खिया देगा तोरा वहां पर। हाँ, नहीं हमारा भाई, हमारा लड़का सब बहुत तेज तरह का है, ऐसा नहीं है, सर जी सबको पढ़ा दिए पहले। आइए किताब की ओर। हाँ चलिए, साबुन और अपमार्जक बनाने में, तो अपमार्जक समझ गए ना, सर्फ है। अपमार्जक क्या मेरे भाई, चलिए। कागज बनाने में इसका उपयोग होता है, कागज जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, तो आपसे उपयोग पूछेगा, सीधा पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहां कहां उपयोग है, तो आप लिखेंगे क्या, साबुन अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, अभिकर्मक के रूप में, अमोनिया गैस बनाने इत्यादि में किया जाता। दैट्स ऑल। अब आगे देखो, तो दुकान पर बुला रहा है क्या, अब थोड़ा हो गया, दो लाइन हो गए बे करेगा, अब खत्म है, लास्ट है, अब 3 गो और बचा हुआ है। देखो ध्यान दो, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सूत्र याद रखिएगा, खाने का सोडा, उसका क्या नाम है भाई, खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अभी आज क्या है, होली का सम्मत वाला दिन है, सबके घर में बनेगा बौरी कचरी यार, तो उसमें सब में डाला जाएगा क्या, सोडा, नहीं, ताकि वह स्पंजी हो, मुलायम हो, होगा ना भाई सबके घरों में। चलिए, जिनके घर में नहीं होगा वो जानिए अपन, हमरा तो भर बनेगा अपना। हाँ। अब देखिए, हाँ रुक जाइएगा, अब तानिया आशा लगेले है कि सर जी के यहाँ बनेगा तो हम इधर रुक जाएंगे। चलिए, इसीलिए लेट में आई है, जितने लेट में रुकेंगे ना। आइए किताब की ओर, बउआ जी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब परीक्षा में पूछता क्या है, पूछेगा भाई खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोल बोलचाल की भाषा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आ सूत्र क्या है, तो NaSCO3। ठीक है ना, आपसे पूछेगा, सब पूछता है, सुनिएगा, पूछेगा खाने का सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलचाल की भाषा में या घरेलू नाम खाने का सोडा, और सूत्र क्या, ये पूरा पूछता है आपसे, घुमा फिरा के, तो सब हम क्लियर कर दिए हैं। अब बनाएंगे कैसे, सो देखो, अमोनियम गैस, सॉरी, अमोनिया सोडा विधि, कौन विधि है, यानी साल्वे विधि कहिए या अमोनिया सोडा विधि। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अमोनियम गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब हम नहीं समझे, तो ऐसे समझते हैं, ई हुआ नमक, ई क्या हुआ, नमक को पानी में घोर दो, क्या कर दो, घोर के ओकरा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करो, फिर ऊपर से अमोनियम गैस प्रवाहित करो, 2 गो गैस दो, एगो कार्बन डाइऑक्साइड, एगो दो। अब ऐसा नहीं कि अपना घर में से कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लाओगे, तो मिलेगा नहीं, नमक तो ले लोगे, पनिया ले लोगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस कहां से लाओगे, तो नहीं होगा, तो इसीलिए चलिए, तो ये सब बनता है फैक्ट्री में। देखिए पहले क्या करेगा, नमक ले लेगा NaCl, उसको जल में क्या करेगा, घोल देगा, घुल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेगा, फिर ऊपर से अमोनिया गैस, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, प्रवाहित करेगा, तो प्रवाहित करने के बाद क्या मिलेगा उसको, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट, NaSCO3। किसी को दिक्कत, तो बन गया कैसे, देख लिए ना, साधारण नमक को ही
घोले तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर बनाए NaOH। साधारण नमक से ही जब उस पर हमने क्या किया, अपघटन किया, तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। साधारण नमक में ही जल में घोलकर अब वहां पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और बना दिया कौन सी, अमोनिया, तब बन गया हमको सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों बन गया साधारण नमक से। अब इसका उपयोग कहाँ, तो सीधा सीधा तो आप लोग अभी ये देखे हैं। पहला तो इसका गुण देखेंगे, पहले गुण देखिए। इसका जलीय विलयन हमेशा क्षारीय होता है, याद रखिएगा। क्या होता है इसका जलीय विलयन, क्षारीय। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये जल में अभिक्रिया कर उदासीन बनाता है, यानी जल में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, उदासीन। किसके साथ, अम्ल से अभिक्रिया करके। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह उत्पन्न करता है, यानी कि जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उदासीन बनाएगा। और कौन गैस उत्पन्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जैसे देखिए NaSCO3 जब HCl हाइड्रोक्लोरिक सम से अभिक्रिया किया है तब बनाया फिर से NaCl, और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है ना। यानी कि आपने क्या पढ़ा कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का क्षारीय है। पीएच मान होता है उसमें 7, क्या होता है, सॉरी 7 से ज्यादा। क्या होता है वो 7 से ज्यादा। अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन बनाएगा और उससे क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये सब नहीं पूछता, पूछता क्या है, सीधा पूछेगा कि इसका उपयोग। तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा बनाने में, एंटासिड बनाने में, यानी आप जो पीते हैं ना उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछता है आपसे अग्निशामक यंत्र में। कभी सिनेमा में गए हैं, सिनेमा हॉल में आप लोग कौन कौन सिनेमा हॉल में गए हैं, नहीं गए हैं। चलिए सिनेमा हॉल अब तो लगभग बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, कोई पेट्रोल पंप पर गए होंगे, तो देखिएगा एगो लाल का इतना बड़ा सिलेंडर रखा रहता है। और नहीं तो हमारा टोटो वाला गाड़ी में भी आगे में रखल है ना, रहता है। सीएनजी वाला गाड़ी में सब में आ गया है, रहता है ना। उसको कहते हैं हम लोग अग्निशामक यंत्र। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसका काम क्या भाई, कि जब ये आग लगती है तो उसमें से गैस रिलीज होने लगती है। और वो गैस कौन रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस रहता है, तो इसका मतलब उसके अंदर में होता क्या है, कुछ होता होगा तबे ना हो रहा है भाई। क्या होता है, होता क्या है सो समझो। अग्निशामक यंत्र में अंदर में रहता है 2NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और रहता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दोनों अंदर में रहेगा। ठीक है, और जैसे उसमें अभिक्रिया होगी तो उत्पन्न होता है Na2S4 सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हमारा ई दोनों का कोनो काम नहीं है वहां पर, ई दोनों का कोनो काम, ये है किसका काम, कार्बन डाइऑक्साइड का। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है वहां पर, पूरा धुआं के कारण वह क्या हो जाती है, बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाती है, बुझ जाती है। देखोगे कभी कभी शॉर्ट वीडियो में दिखाता है मोबाइल में, पेट्रोल भरते समय गाड़ी में क्या लग गया, आग लग गया, गाड़ी वाला छोड़ के भाग गया। नहीं तो जो कर्मचारी होते हैं पेट्रोल भरने वाले, वो क्या करते हैं, सिलेंडर लाते हैं आप पूरा ऐसे ऐसे करके धुआ देते हैं पूरा मोटरसाइकिल पर, पूरा मोटरसाइकिल को ढांक देते हैं उजला वाला धुआं से। यानी वो उजला वाला धुआं क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हो गया, बुझ गया। क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है ही नहीं। क्लियर। तो सर जी पढ़वे के मतलब की भेले, मतलब ई भेलै जो वहां परीक्षा में पूछाई छै कि अग्निशामक यंत्र में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण लिखिए। तो समीकरण याद रखिएगा, परीक्षा में यही पूछता है। हम जो आपको पढ़ा रहे थे भी, क्या पूछेगा परीक्षा में कि अग्निशामक यंत्र में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना आपको कहता हूं। वहां पर तो लिखना 2NaSCO3 प्लस H2SO4 तीर Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये परीक्षा में लिखिएगा। तब लिखिएगा कि वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया निकलती है जिसके कारण आग बुझ जाती है। कोई दिक्कत, तो हम पढ़ रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। अब आगे हमारा है सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा। धोने का सोडा साधारण नाम, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या भाई, 10H2O।
बनता कैसे है? तो अमोनियम सोडा विधि यानी साल्वे विधि। अभी जो आप पीछे पढ़े यानी सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर, नमक को जल में घोलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, फिर अमोनियम गैस प्रवाहित करेंगे, तो क्या मिलेगा? अभी तुरंत पीछे बताए हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस HN3 तीर, तब क्या लिखे थे सो बताइए। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमको? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यही ना है जी, अभी पीछे पढ़े थे ना, यही ना सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अभी तक आप पढ़ा कि NaCl से 3 चीज बनाए, सोडियम क्लोराइड से हमने कितना चीज बनाया? 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा सा तरीका अलग अलग किया। पहला में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में साधारण नमक को जल में घोलकर विद्युत अपघटन किया तो बन गया हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने क्या किया कि नमक को जल में घोलकर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित किया तो मुझे मिला सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट, फिर जब सोडियम कार्बोनेट मिल गया तो उसी को हमने गर्म कर दिया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिए तो क्या बन गया हमको? कोई दिक्कत? सूत्र क्या भाई? Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, आपको दे देगा सोडियम कार्बोनेट का क्या सूत्र है। 4 ऑप्शन रहेगा, Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO2 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O। अब कंफ्यूजन वाला है, सब एक रंग का रहेगा, एगो में रहेगा हाफ, एगो में रहेगा 5, एगो में सीधे रहेगा H2O, एगो में रहेगा 10 वाला H2O। तो कौन लगाएंगे? 10 वाला में, ठीक है। चलिए आगे। अब इसका गुण क्या है? तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, याद रखेंगे। ये भी क्या है? एक प्रकार का क्षारीय। इसका भी पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन। आ सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बन यानी Na2CO3 प्राप्त होता है। चलिए, अब उत्फूलन क्या है पूछता है, एक छोटा सा है उत्फूलन, समझिएगा। कह रहा आपसे, सोडियम कार्बोनेट को खुला वायु में छोड़ने पर, सोडियम कार्बोनेट को खुला वायु में छोड़ेंगे तो रवाकरण जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्राइड का चूर्ण प्राप्त होता है, इसे कहते हैं उत्फूलन। आपसे पूछेगा भाई उत्फूलन किसे कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को अगर खुली वायु में छोड़ देंगे तो वो ना एक रवा हो जाएगा, माने सूख जाएगा, सूखल ढेलासन के बन जाएगा और ठोस हो जाएगा, यानी उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा वो? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ये बनने की क्रिया को कहते हैं उत्फूलन, ठीक है। समझ गए कि जैसे सोडियम कार्बोनेट लीजिएगा ना तब डस्ट रहता है, पाउडर उजला एकदम, समझिए ना वो सूजी की तरह, ठीक है। सूजी थोड़ा मोटा दाना होता है, बहुत पतला दाना होता है। लेकिन अगर उसको खुला वायु में छोड़ दीजिएगा तो खुला वायु में छोड़ने के बाद ना वो वायुमंडल से अभिक्रिया कर लेती है। अभिक्रिया गैस से अभिक्रिया करेगी तो करके ना वो रवा हो जाएगा, माने ढेला ढेला जॉम सन के जाएगा, माने ठीक है ना, पूरा पूरा सख्त नहीं होगा लेकिन ढेला हो जाएगा। तो ढेला हो जाएगा तो इसको कहते हैं रवाकरण। तो ये कौन चीज बन गया? वो तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? उत्फूलन कहते हैं। इसका उपयोग तो कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने में, जैसे धोबी और यही लोग उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अभिकारक के रूप में कांच, कागज, साबुन इत्यादि बनाने में, ठीक है ना, और पानी के खारापन दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी खारापन का मतलब हम नहीं समझे तो हम तनी समझाते हैं आपको देहाती हिसाब में, तनी अब समझिएगा थोड़ा सा। खारापन का मतलब हुआ कि आप कपड़ा धोने के लिए ज्यादा करके साबुन का उपयोग करते हैं या सर्फ का उपयोग करते हैं? क्यों करते हैं, कभी गौर किया आपने? आपके घरों में नहीं, सबके घरों में सर्फ का ज्यादा उपयोग होता है। क्यों? अभी कभी आपने इस बात का गौर किया? कभी नहीं किया। देखिए होता क्या है, साबुन सभी जल के साथ झाग नहीं देती है, कठोर जल के साथ झाग नहीं देती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो खारा रहेगा जल उसमें वो झाग नहीं देती है। लेकिन अपमार्जक जो है ना, यानी जो सर्फ है, वो कठोर जल के साथ भी झाग देती है। काहे लागी? क्योंकि ओकरा में सोडियम कार्बोनेट मिलाइल होता है। तो सोडियम कार्बोनेट रहेगा
वो पानी में जब ये रखिएगा, पानी में जैसे घुलेगा कि उसका खारापन क्या हो गया, खत्म हो गया, अब वो झाग आराम से देगी। समझ में आई बातें? तो सर्फ क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के कारण वो झाग अच्छा देता है। इसलिए साबुन का उपयोग कम, अपमार्जक का उपयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, किताब में क्वेश्चन है कि अपमार्जक का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, अपमार्जक का उपयोग क्यों करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और बच गया, घबराइए नहीं, अब 2 पॉइंट और हैं, एक विरंजक चूर्ण है और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद चैप्टर खत्म है। चलिए तो विरंजक चूर्ण क्या है समझिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, याद रखिएगा, CaOCl। कभी कभी ऐसा भी लिख देता है CaOCl2, ऐसे भी लिख देता है। हेलो, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, तो घबराना मत, बात वही है, CaOCl या CaOCl2, बात एक ही है कि नहीं। चलिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बड़ा ही भी आया है, परीक्षा में पूछता है, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाई जाती है, क्वेश्चन यही रहता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाई जाती है। तो लिखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। यानी Ca कोष्टक OH बंद 2 प्लस Cl2 तीर, यहां लिखिएगा 40 डिग्री सी तापमान पर CaOCl प्लस H2O। कोई दिक्कत, इतना लिख दीजिएगा, परीक्षा में 2 नंबर का काम हो जाएगा। क्या लिखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है मुझे, विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब इसका गुण क्या है, तो ये सफेद चूर्ण है, ये कैसा रहता है, ये क्लोरीन जैसी गंध देती है। कैसा गंध देगी आपको, यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है और यह अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन देती है। यानी कहने का अर्थ है सब जगह क्लोरीन देती है ना, देती है वो, सब जगह क्लोरीन देती है। काहे कि अगर में कौन सी है, Cl, Cl का मतलब की क्लोरीन, तो कुछ से अभिक्रिया करेगी तो अपन क्लोरीन को निकाल देगी। हो गया क्लियर। लेकिन हमको ये नहीं पूछता है, पूछता है यही यहाँ, कहता उपयोग कौन सी में, तक कीटनाशक के रूप में, कागज और कपड़ा के विरंजन में। कहेगा सर हमारा नहीं समझ में आ रहा। रे भाई देख, तोरा यहाँ शादी रहो ना, काट अलो रह, कैसन महक रहो घर, माई गे कैसे नहीं महक रहे, वो का है, ओकरे में कौन सी था, विरंजक चूर्ण था। वो कार्ड जो छपाया था ना, उसमें क्या था, विरंजक चूर्ण, इसीलिए उसमें उस तरह की गंध होती है। देखे ना, नया कार्ड आता है घर में तब वैसा बदबू देता है ना, विरंजक के कारण। चलिए, कीटनाशक के रूप में क्या है, पानी में जब जैसे पहले होता ना कुआं, कुआं जो उपयोग करते थे, तब ज्यादा खुला छोड़ने के बाद ना वो पानी गंध देने लगती थी, उसमें कई तरह के कीटाणु पनप जाते थे। तो सरकार की तरफ से या लोग अपना सामाजिक लोग क्या करते थे, मार्केट जाते थे, अब मार्केट से ले आते थे कौन सी, विरंजक चूर्ण। क्या लेते थे, अब जाइएगा आप दुकान में, कहेगा विरंजक चूर्ण दीजिए तो देवे नहीं करेगा, वहां कहिएगा ब्लीचिंग पाउडर दीजिए तो अब देगा क्योंकि नाम है ब्लीचिंग पाउडर बोलचाल में अपना आर के बोले छे ब्लीचिंग पाउडर, किताब कहे छे विरंजक चूर्ण, बात वही छे। चलिए आइए, तो उसको डाल दिया, 2-3 दिन आपको पीने में पानी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो पानी हो जाता था साफ, कंचन हो जाता था, यानी ऊपर सारा कीटाणु विषाणु को क्या कर दिया। तो आप समझ गए ना कहां कहां उपयोग होता है सो, तो कीटनाशक में, कागज और कपड़ा के विरंजन में, क्लोरीन बनाने में। चलिए अब लास्ट पॉइंट है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र याद रखिएगा, CaSO4 इंटू H2O, है ना, इंटू, और यहां पर अगर 5 कर दिया, देखो यहां रहेगा CaSO4, 2 नहीं रहेगा, यहां 5 कर देगा तो हो जाएगा तुतिया। क्या हो जाएगा, कुतिया नहीं, तुतिया। चलिए, पूछता है आगे, पूछेगा आपसे कि तुतिया का सूत्र क्या है, तो लिखना CaSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। लेकिन हमको पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आई बनता कैसे है, तो जिप्सम को तीव्रता से गर्म करने पर निर्जलीय होकर के कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है वो, कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। अब देखिए 2H2O है तो ये है जिप्सम, ये क्या है हमारा, जिप्सम। इसको हमने गर्म किया तेजी से तो निर्जलीकरण हो गया, तो निर्जलीकरण से बन गया CaSO4 इंटू 2H2O। अब एकरा 120 डिग्री तक गर्म करते गए, गर्म करते गए 120 डिग्री तक, तो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी ऑफ होगा ये, ऑफ पेरिस, यानी
जो देखे आपने जिप्सम, उसी को जब गर्म किया तो क्या बन गया हमको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2 इंटू H2O। क्लियर? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखेंगे, यहां एक नोट हमने लिखा है, बड़ा ही इंपोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम बन जाता है, इसलिए यह जमकर ठोस हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भाई हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन यानी आप जाइएगा कोई हड्डी के डॉक्टर के यहाँ, तो उसके यहाँ जो दुकानें होगी उसमें देखिएगा उजला उजला का इतना इतना को डब्बा रहता है, उजले डब्बा रहेगा, ढक्कन बुल्लू लगल रहता है कि नहीं? ओकरा में उज्जर पाउडर भरल रहता है। वो क्या है? तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एकदम बिल्कुल आर्द्ररोधी बर्तन है, अगर थोड़ा सा भी उसको हवा लगा तो वो उपयोग लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वह हवा के नमी से अभिक्रिया करके जम जाएगा, और इतना जम जाएगा कि हथौड़ी से भी फोड़ने पर ना फूटेगा वो। ठीक है ना? तो इसीलिए यानी कहने का अर्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम बन जाता है, इसीलिए जमकर ठोस रूप ले लेता है, इसलिए आर्द्ररोधी बर्तन में उसको रखते हैं। अब देखिए किसी को हड्डी टूट गया, डॉक्टर के यहाँ गया, अब वो क्या करता है? पहले उसको गर्म करता है, अब बेलचा से उठा के है नाना के लगाते जाता है, अब पट्टी लपेटते जाता है, लपेटते गया, तब छोड़ देता है कि कड़ा हो गया। अब अगर आपको ऐसे करके लगा दिया है तो आपका फिर दम नहीं है कि आप इसको सीधा कर सकते हैं। वो कटने से भी नहीं करता है, बड़ा परिश्रम लगता है उसको काटने में भी। समझ रहा है ना? वो जो कट जाता है, उसको हड्डी उड्डी नहीं हो जाता है, तो उसमें यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ? तो टूट फूट के हड्डी के इलाज में, टूट फूट के हड्डी के इलाज में, या मूर्ति के सांचा बनाने में भी उपयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे ना, सरस्वती जी का मुंह इतना बढ़िया सुंदर कैसे बना देता है कुम्हार भाई, कान कितना बढ़िया ऐसे सजा देता है, कुछ नहीं, वो सांचा बनाया हुआ है, सांचा में मिट्टी रख के और ठोक देता है और उलट देता है कि कान बन गया। कान बन गया, सूख गया, ला के दोनों तरफ से दो कान सटा देता है, हो गया सरस्वती जी का कान। उसको उंगली से बनाने ना करने की जरूरत नहीं है। वो सांचा किसका बना हुआ भाई? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उपयोग कहां कहां? तो हड्डी के इलाज में या मूर्ति के सांचा बनाने में। चलिए अब एक लाइन और बच गया मेरा। जलयोजित लवण किसे कहते हैं? माइए पढ़ाना आया सारे बच्चे लोगों को। देखिए जलयोजित लवण क्या है, पूछता है परीक्षा में, याद रखिएगा। लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं जलयोजित लवण कहलाते हैं। रवाकरण के जल होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? चलिए, और पर्शवेद्य क्या है सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या, कदुआ अभी सब्जी बनता है ना कदुआ का, अभी पूरा गर्मी नहीं आया, लेकिन इससे पहले जो था 1 महीना पहले की बात, तानिया की मम्मी कहीं जा रही थी, बोली कि सब्जी बना के और नमक और को सबको उठा के रख देना। इस सब कुछ की तो सही, लेकिन नमक छोड़ दी आंगने में, और जो आधा बोरा जो था नमक वो पूरा जो है पानी हो गया, भर रात में पूरा पानी हो गया। इसकी मम्मी जब सुबह आई, सुतले में 2 चमेटा लगाई कि तोरा नमक उठा के ने कि पानी काहे लोकरा में फेंट दी। अभी कंफ्यूजन में है कि जफर तो पानी नहीं रख दिया उसमें, लेकिन होता क्या सो देखो। कुछ लवण खुले वायु में छोड़ने पर वह पसीजने लगती है, इस क्रिया को कहते हैं पर्शवेद्य। नमक को अगर वायु में छोड़ दीजिएगा ना हवा में, तो वो नमी को क्या कर लेती है? खींच लेती है और पसीजने लगती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? चलिए, तो दैट्स ऑल, द एंड है, यानी आपका चैप्टर आज समाप्त हो गया है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे अम्ल, भस्म और लवण। आपने अभी तक देखा, हमारे पढ़ाने हंसी मजाक के साथ हम लोग पढ़े हैं, आनंद जरूर आया होगा आपको। अगर आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए। विशेष हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।